तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमें पता चलता है कि सियोला जो कुछ भी कर रही थी वो सब सिर्फ ह्योल को बचाने के लिए कर रही थी। इसके बाद एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। हमें पता चलता है कि दुश्मनों ने ह्योल के शरीर में एक बेहद खतरनाक जहर डाल दिया है। लेकिन ये कोई आम जहर नहीं है। ये जहर एक खास बांसुरी फ्लूट की आवाज़ सुनते ही एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद दुश्मन जब चाहे ह्योल की जान ले सकते हैं। ये सच्चाई जानने के बाद ह्योल तुरंत एक प्लान बनाता है ताकि इस मुसीबत से बाहर निकल सके। लेकिन तभी अचानक वहां जीन पहुंच जाता है और देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आगे फिर सीन चेंज होता है, जहां पर हम उस बूढ़े इंसान को कहीं पर दूर से पूरा युद्ध देखते हुए देखते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं कि मुझे सिर्फ चिंता हो रही थी, इसलिए यहां आया था, पर यहां तो देख रहा हूं सारा रायता फैल चुका है। वहीं पैन्यून सोल्वा से लड़ रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है कि ये लड़की सिर्फ एक चाकू के सहारे मेरे सामने बराबरी से खड़ी है। फिर वो जिन और ह्योल की ओर देखता है और मन ही मन कहता है कि वहां क्या चल रहा है। वहां जिन चिल्ला रहा होता है कि बस करो, पर अब शायद तुम्हें मरना ही होगा। उन दोनों की तलवारें लगातार टकरा रही होती हैं। ह्योल मन ही मन कह रहा होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। टैंक रैंक दूर से उनकी लड़ाई देखकर कह रही होती है कि आखिरकार ये लोग किस तरह की तलवारबाजी का तरीका यूज कर रहे हैं। अब हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि तलवारबाजी के 5 सिद्धांतों के बारे में बताता है। उनमें से सबसे शक्तिशाली वाला सिद्धांत, जो कि किसी कमजोर को किसी शक्तिशाली के सामने भी जिता सकता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि है कोमलता। और वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही होती है, ह्योल मन ही मन कह रहा होता है कि मैं इस मामूली तलवारबाजी से ऐसे नहीं जीत सकता। माना कि मैं एक मामूली तलवारबाज हूं, बट मेरे अनगिनत शक्तिशाली योद्धाओं की वजह से मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत समझ आ चुकी है। पर परेशानी ये है कि एक हाई रैंक कहलाया जाने वाला वॉरियर, जिसने अपनी हदें कब की पार कर ली हैं और कमजोरों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया है, और वहीं मैं जिसके पास कोई इनर एनर्जी भी नहीं है और न ही कोई अच्छी तकनीक, फिर भी मैं इसके सामने टिका हुआ हूं। एक हाई रैंक योद्धा का सामना कर सकता हूं, पर क्योंकि वो साथ ही एक अच्छा तलवारबाज भी है और साथ ही अपनी भावनाओं, अपनी एक्साइटमेंट को रोक भी नहीं सकता। फिर ह्योल जिनका एक और वार रोक लेता है। जिन इतने सारे मिसेस के बाद भड़क जाता है और ह्योल को कहता है कि अबे चूहे। फिर ह्योल गहरी सांस लेने के बाद खुद से कहता है कि सिर्फ बचना काफी नहीं होगा, मेरे हाथ मानो अब सुन्न हो चुके हैं। हर एक रोका गया वार एक शक्तिशाली वार था। अगर ये करते समय जरा सी भी गलती हुई तो या तो मेरी तलवार या फिर मेरा हाथ दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और अब ह्योल निराशा के साथ सोचने लगता है कि धिक्कार है, यानी कि अंत में सब कुछ इनर एनर्जी पर ही निर्भर करता है। पर यह भी चमत्कार नहीं हो सकता कि आखिर मैं इसके सामने इतनी देर तक टिका कैसे रहा। पर फिर भी अगर मैं सिर्फ बचता ही रहूंगा तो मैं जरूर हार जाऊंगा। पर वहीं अगर मैं ऐसी लापरवाही की तरह उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दूंगा तो भी तो अच्छा नहीं होगा। फिर तभी अचानक से जिन उस पर चिल्ला के बोलता है कि अबे लड़ाई में सिर्फ क्या बचने आए हो। तभी ह्योल का जिन की छाती पर उसे हल्के से कट पर ध्यान जाता है और निराश हो जाता है कि मेरी पूरी ताकत, पूरा ध्यान लगाने के बाद भी मैं सिर्फ इसे इतना ही नुकसान कर पाया। क्या ये किसी तरह की शील्ड एनर्जी का यूज कर रहा है? पर फिर भी हमला करने के लिए मूवमेंट्स और एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, और मुझे लग रहा है कि मैं और देर तक इसके हमलों को नहीं रोक सकूंगा। पर फिर अचानक से जिन फिर से उस पर हमला करने के लिए झपटता है, पर ह्योल फिर से उसके वार को रोक देता है। और अब ह्योल सही मौके का इंतजार करता, फिर अपनी तलवार से वार करता। जिन अटैक से उसे फर्क तो नहीं पड़ रहा था, बट वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। और अब ह्योल मन ही मन प्लान बनाता है कि मुझे जिनके सबसे कमजोर एरिया में सबसे घातक वार करना होगा। वहीं हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये सही भी हो रहा है पर साथ ही गलत भी हो रहा है। फिर हम ह्योल को देखते हैं जो कि दर्द के मारे जम चुका है और अब उसके दिल से मानो बहुत तेज दर्द उठ रहा है। ह्योल को एहसास होता है कि सभी लोग बाहर निकल चुके हैं, और वहीं सोल्वा बेताब होकर ह्योल का नाम पुकार रही होती है। पर वहीं जिन अब ह्योल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि ह्योल कुछ ही टाइम बाद अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूं, और अगर हाँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो वार रोक लिया था। पर मेरा दिमाग अब सुन्न हो चुका, मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मैं खुद से ही दूर जा रहा हूं। फिर वो खुद को उठने के लिए कहता है, पर साथ ही ये भी कहता है कि अगर मैं उठ भी जाऊं तो क्या ही बदल दूंगा, क्योंकि अंत में सच तो ये भी है ना कि मैं कुछ नहीं बदल सकता। और वैसे भी मेरा अपोनेंट जो कि एक हाई रैंक का योद्धा है, और साथ ही मेरे दिल में वो जहर अभी भी मुझे तकलीफ कर रहा है। अब मैं इन सब के आगे और क्या कर सकता हूं। पर फिर वो देखता है कि सोल्वा बेताबी से उसका नाम पुकार रही होती है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहां पे सोल्वा का छोटा वाला रूप आंसुओं से भरी आंखों से उसे देख रहा होता है। पर वहीं हम साथ ही जिनको भी देखते हैं जो कि सन मून स्वॉर्ड को कह रहा होता है कि अगर तुम एक कदम और आई तो मेरे पास जहर का सहारा लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा।
फिर वहीं हम ह्योल को देखते हैं, जो कि अब उठने लगता है, जिसे देखकर सोल्वा भी खुश हो जाती है। पर जिसे देखने के बाद जिनका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि हाँ ठीक है उठो, और फिर क्या, याद है ना कि कचरा हमेशा जमीन पर ही पड़ा रहता है, तुम फिर से उठोगे और तुम्हें वापस जमीन में चिपका दूंगा, और फिर हमेशा के लिए जमीन पर रेंगते रहना, नहीं तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? हमेशा की तरह तुम्हारा बचने वाला तुक्का काम नहीं करेगा, खास करके अब। पर नवाबगी न घटते ह्योल कहता है जिनको कि ठीक है, पर रास्ते से हटो, क्योंकि उस बीच में खड़ा होता है, जिसकी वजह से वो सोल्वा को देख नहीं पा रहा होता है। एंड एज एक्सपेक्टेड जिन उसकी इस हरकत की वजह से और ज्यादा भड़क जाता है, फिर अपनी तलवार पकड़ता है, एक जोर से झपट्टा मारता है और उससे कहता है कि ठीक है, अब उसे आखिरी बार देख लो। पर फिर ह्योल देखता है कि सोल्वा उसके करीब आने की बेताब कोशिश कर रही होती है, बट पैन्यून बीच में आकर उसे रोक लेता है। ह्योल मन ही मन बयाशिकों की तरह कह रहा होता है कि देखो, उसकी आंखें अभी भी सिर्फ मुझे ही देख रही हैं, मानो उसकी आंखें सिर्फ मुझ में डूबी हुई हैं, और शायद अब बस इतना ही काफी है। पर फिर तभी अचानक से ह्योल को उसके गुरु दिखाई देते हैं, जो उसे छूने के बाद कहते हैं कि ठीक है बस एक बार। तभी अचानक से उसके शरीर में एक ऊर्जा की लहर दौड़ने लगती है। ह्योल को ऐसा करते देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और जिन तो मानो शॉक के मारे गूंगा हो जाता है। अब ह्योल इस एनर्जी को खुद भी महसूस कर पा रहा था, और उससे एक लाइन कहता है, ये है असली ताकत। पर जिन इस बार उस पर फिर से अटैक करता है, बट ह्योल इस बार उस अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है, और जिन से बहुत ही शांति से कहता है कि अब इस तकनीक का यूज करना बहुत बेकार होगा। ह्योल बहुत ही सटीकता से उस वार को रोकते हुए सफाई से मुड़ जाता है। अब ह्योल का ऐसा भाव देखकर जिनका रिएक्शन कुछ ऐसा है जैसे तुम्हारा होगा अगर तुम्हारा अपोनेंट अचानक से सुपर सैयान बन जाता है। फिर उसी पल ह्योल अपनी सारी एनर्जी को तलवार पर नहीं बल्कि अपने घुटने पर लगाता है, और फिर लास्ट में एक लास्ट आई कांटेक्ट के साथ फिर ह्योल अपने इस घुटने को ऊपर की ओर उठाता है और बहुत ही भयानक तरीके से बॉल बस्टर तकनीक का यूज करता है। और ये तकनीक इतनी भयानक थी कि हवा में भी एक भयानक सा धमाका गूंज उठा, और जिन भी एक बहुत ही दिल दहला देने वाली चीख के साथ नीचे गिर जाता है। भीड़ में पैन्यून यानी कि जिनके चाचा भी अब मायूस हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि पैन वंश अब खतरे में है और लगभग पैन वंश की परंपरा अब खत्म हो चुकी है। सोल्वा ये सब दृश्य देखने के बाद उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ह्योल ने प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर दिया। फिर हम जिनको देखते हैं जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है और उसके मुंह से अब झाग निकल रहा है, और ह्योल भी इतनी सारी एनर्जी एक साथ यूज करने के बाद भी अब खुद को संभाल नहीं पा रहा है, और थकान के मारे वो गिर ही जाता है कि तभी सोल्वा उसकी ओर दौड़ती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है। ह्योल उसे देखने के बाद पूछता है सोल्वा से कि मुझे माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। पर सोल्वा उसे गले लगा लेती है और पूछती है कि तुम ठीक हो, और सोल्वा मुस्कुराते हुए उस वार के बारे में कहती है कि वो वार वाकई में इफेक्टिव था। इसी बीच हम बैक सोयोक को देखते हैं, जो कि अपने बॉडीगार्ड पे चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार हुआ क्या, तुमने ही कहा था ना कि वो बिना इनर एनर्जी के बिल्कुल बेकार है। गार्ड हकलाते हुए बैक सोयोक को जवाब देता है कि हाँ, पर मैंने जब उससे पहली बार लड़ाई की थी तो। पर तभी बैक सोयोक उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है कि तो फिर मैंने अपनी आंखों से क्या देखा। फिर टैंक रेंग उनके पीछे से जोर से हंस पड़ती है और हंसते हुए कहने लगती है कि एक सच्चा उस्ताद तो लड़ाई को एक ही वार में खत्म कर देता है। अब देखो ना, जैसे कि उसने जिनको कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ा। फिर टैंक रिंग हाथ फोल्ड करके कहती है कि अब तुम भी तो इस चीज पे खुद गौर कर सकते थे ना, कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि बिना किसी इनर एनर्जी के सिर्फ एक डरावनी शक्ल की वजह से कोई क्योटिक डीमन स्वॉर्ड मास्टर कहलाया जा सकता है। और सच बताऊं तो ये सब तो बस एक प्लान का हिस्सा था। और फिर बैक सोयोग भी जब गौर करता है कि टैंक रिंग सही कह रही है, तो वो अचानक से बिल्कुल गौतम गंभीर हो जाता है और बैक सोयोग चिल्लाते हुए कहने लगता है, तो क्या हुआ, तुम्हारा मतलब क्या है? अभी भी भूलो मत कि उसकी जिंदगी अभी भी मेरे ही हाथों में है, और अगर वो मेरे जरा सा भी करीब आया या फिर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं ये बांसुरी बजा दूंगा। वहीं पैन्यून अपने भतीजे की ऐसी हालत देखकर अब गुस्से से आगे बढ़ने लगता है और गुस्से से कहने लगता है कि तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई हेबेई कबीले के यंग लीडर के साथ ऐसी हरकत करने की, और अब जरा सा भी मत सोचना कि अब तुम यहां से जिंदा निकलोगे। पर वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बैक सोयोक अभी भी उस बांसुरी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, पर तभी अचानक से एक पत्थर आता है, तेजी से उस बांसुरी को चकनाचूर कर देता है। और वहीं दूसरी जगह जहां पर पैन्यून अब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, तभी लोग सभी शॉक हो जाते हैं जब वो बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर निकलता है। हाथ फोल्ड किए हुए कहता है पैन्यून से कि लड़ाई का फैसला हो चुका है बच्चे। अब कितना बुरा लगेगा ये सुनने में जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ की लड़ाई एक बूढ़े आदमी को रोकनी पड़ी थी। क्या ये सच में सरासर शर्मनाक नहीं होगा?
पैन्यून ये सब सुनने के बाद शौक में कहता है, चिल्लाता है कि ये क्या कह रहे हो बुढ़े, या तो जल्दी मरना चाहते हो या फिर पागल हो चुके हो। पर जब पैन्यून उस बूढ़े आदमी को गौर से देखता है तो वो उससे ये कहता है कि उस भयानक डीमन वॉर के बाद से तुम गायब हो गए थे। अचानक से बिल्कुल दशकों तक तुम एकांतवास में रहे थे और अचानक से यहाँ प्रकट हो जाते हो। क्या तुम यहाँ पर अपने शिष्य को बचाने आए हो? ठीक है, सो इस बूढ़े आदमी का इंट्रोडक्शन देने का टाइम आ गया है। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स के नाम पर सबसे टॉप पर सबसे शक्तिशाली जीवित मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर येंग चायन है, जिन्हें स्टोरी में हम आगे मास्टर येंग कहेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि मास्टर येंग पैन्यून को बिल्कुल शांत निगाहों से देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे और हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि तुम पैन खानदान के दूसरे बेटे हो। खैर, ये सब यहीं ख़त्म कर दो और चले जाओ यहाँ से। उस बूढ़े आदमी के बारे में जानने के बाद वो हैरानी यानी कि ह्योल हैरानी से उस मास्टर की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप सोलवा के गुरु हैं? मास्टर येंग शांति से सिर हिलाते हैं, पर सोलवा जवाब देती है कि कौन जाने। मास्टर येंग ह्योल को कहते हैं कि माना कि मैंने संन्यास ले लिया है, बट मैं सोलवा जैसी शिष्य को ऐसे ही हाथों से निकलने नहीं दे सकता। मैंने सोलवा को मार्शल आर्ट्स के रूप में अपना सब कुछ सौंप दिया है। पर वहीं सोलवा आंखें घुमा के कहती है कि ये बूढ़ा मुझे बहुत परेशान करता था, इसलिए मैंने इसकी हर ट्रेनिंग मान ली। मास्टर यांग आगे बताते हैं कि मैंने तुम दोनों को काफ़ी टाइम तक दूर से देखता रहता था। मुझे चिंता लगी रहती थी कि कहीं मेरी ये भोली भाली शिष्या कहीं मुसीबत में न पड़ जाए। सोलवा गहरी सांस के साथ चिढ़ते हुए कहती है कि ये तो बस एक बूढ़ा इंसान है जो कि इधर उधर मंडराता रहता है। मास्टर येंग सोलवा की ये सब बातें सुनकर वो भी गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम छोटी बदमाश, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम अपने मास्टर के लिए ये सब कह रही हो। तुम अपने गुरु के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? और अब देखते ही देखते दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है, जिससे कि वहां पर मौजूद सभी दर्शक बहुत ही गौर से बहुत ही हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। तभी पैन्यून बीच में आकर कहने लगता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। पैन्यून मास्टर येंग से कहता है कि माना कि वो आपकी शिष्या है, पर फिर भी ये एक पारिवारिक मामला है। और मास्टर येंग, आपने भी तो खुद भी तो देखा ना कि इस बदमाश ह्योल ने मेरे भतीजे को कैसे मारा। पर वहीं अब मास्टर येंग का चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगता है और मास्टर येंग का पर्सनैलिटी मानो कोई शांति सी धमकी सा लग रहा है। और मास्टर येंग अब गुस्से से कहने लगते हैं पैन्यून से कि बस करो। 5 महान कबीलों में से एक होने के बावजूद भी निर्दोषों को तुमने कारावास में रखा, एकांत जहर का सहारा लिया ताकि तुम ह्योल को काबू में रख सको। और जैसा कि तुम भी जानते हो कि ये सभी एक राक्षसी तकनीकें हैं, मैं लगभग तुम्हारे पिता को शर्म के मारे रोते हुए सुन सकता हूं। फिर मास्टर येंग एक कदम और आगे बढ़ते हैं और अब मानो उनका पर्सनैलिटी बिल्कुल पहाड़ की तरह भारी होने लगता है और मानो जैसे कि कोई असहनीय प्रेशर का अनुभव हो रहा हो। मास्टर येंग आगे कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें ही बचा रहा हूं। पैन्यून मास्टर येंग के ऐसे बहुत ही शक्तिशाली पर्सनैलिटी को देखकर पैन्यून भी घबरा जाता है। मास्टर येंग पैन्यून से पूछते हैं कि तो अब क्या, अभी भी सबको मिटाना चाहते हो, यहां तक कि मुझे भी? तो आ जाओ। पर पैन्यून की हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने की। फिर मास्टर येंग पैन्यून को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारा जवाब ना में है और तुम शांति चाहते हो तो ठीक है, अपने इस नालायक भतीजे को पकड़ो और निकलो यहां से। वैसे भी तुम्हारा नालायक भतीजा अभी भी काफी टाइम तक कुछ करने के लायक ही नहीं रहेगा। और अपने कबीले में भी बता देना कि तुम लोग जिंदा क्यों आए। बता देना उन लोगों को कि मास्टर येंग ने हमारे पिता की याद में हम लोगों को जिंदा बख्श दिया। वहीं ह्योल ये सब देखकर मन ही मन सोच रहा होता है कि मास्टर येंग वाकई में सोलवा की ही तरह हैं। तभी टैंकरेंग भी वहां पर दौड़ी दौड़ी आ जाती है। ह्योल से पूछती है कि वो बड़ी जैसी एनर्जी क्या दिख रही थी और ये बूढ़ा ऐसे क्यों देख रहा है और ये यहाँ पर आया कहाँ से। टैंकरेंग आगे पूछती है कि सब कुछ खत्म हो गया। ह्योल एक गहरी सांस के साथ हाँ में जवाब देता है और सभी लोगों को इस जीत के लिए बधाई देने लगता है और कहता है कि चलो फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है। बट तभी सोलवा उसे बीच में टोकते हुए कहती है कि नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। बाद में हम देखते हैं कि बैक सोयोक के बॉडीगार्ड को बहुत बुरी तरह पीट दिया गया है और अब सोलवा गुस्से से बैक सोयोक की ओर बढ़ रही होती है। वहीं ये पूरा सीन देख रहे टैंकरेंग मास्टर येंग से पूछती है कि क्या ये सब आम बात है, क्योंकि आपने अभी अभी खुद देखा कि सोलवा ने अभी 3 खुखार हथियारों को ऐसे फेंका जैसे कि वो आज ट्रेनिंग में पहली बार आए हैं। वहीं सोलवा अपने पिता से कह रही होती है कि तो तुम्हें क्या लगता है मैं इन कपड़ों में कैसी दिखती हूं। फिर सोलवा बैक सोयोक को एक जोर की लात मारती है जिससे कि वो जमीन पर पड़ जाता है। बैक सोयोक चिल्लाने लग जाता है कि ये राक्षसी अपने पिता को मार डालेगी क्या। पर सोलवा बहुत ही ठंडी आवाज में कहती है कि नहीं, पर तुमने कभी खुद मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं तो कौन सा पिता।
पर बैक सोयोक अब बहुत ही कड़वी हंसी हंसने के साथ कहने लगता है कि अच्छा, तो अब तुम ये भी कहोगी ना कि मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, तुम्हें एक पिता का प्यार नहीं दिया, सो सैड। पर सोलवा बहुत ही तीखे टोन में जवाब देती है कि नहीं, पर अब मुझे सच्चाई पता लग चुकी है। तुम मुझसे नफरत नहीं करते, तुम मुझसे डरते हो। और अब सोलवा एक और कदम करीब आ जाती है। तो बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ही बच्चों से डरता हो, उसे माता पिता कहा जा सकता है क्या? या फिर बात सिर्फ इतनी थी कि मैं तुम्हें घमंड से भरी हुई दिखती हूं? क्यों मुझसे हमेशा ऐसा बर्ताव किया गया जैसे कि मैं कोई राक्षस हूं? तभी बैक सोयोक को उसकी एक याद ताज़ा हो जाती है कि एक दिन एक रहस्यमयी महिला उसे एक बच्चा सौंपती है और कहती है कि काफ़ी समय हो चुका है, यह तुम्हारी बेटी है, इसका ध्यान रखना और इसे पालना। और अब यादें धुंधली होने लगती हैं और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। बैक सोयोक का पसीने से भीगने लगता है और मानो जैसे कि अब उसे अपना ही अहंकार अपने सामने टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बैक सोयोक अब नकली हंसी हंसते हुए कहने लगता है कि तो तुम्हें पता लग गया ना कि तुम राक्षस हो, बिल्कुल ही अपनी माँ की तरह, दोनों के दोनों राक्षस। और अब सोलवा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है और बैक सोयोक को बहुत ही बुरी तरह घूरने लगती है। बैक सोयोक अभी भी नहीं रुका, वो आगे कह ही रहा है कि तुम जैसी पागल सन की कभी मेरी बेटी नहीं हो सकती। और वो जो तुम्हें ह्योल पसंद है ना, जो करना है करो। और सोलवा, क्या तुम्हें खुद भी शक नहीं होता क्या कि कोई भी महिला कितनी ही ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, वो इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती और ना ही होना चाहिए? पर वहीं तलवार उठाते हुए सोलवा की आंखें काली पड़ने लगती हैं और अब सिर्फ एक लाइन कहती है, बस अब बहुत हो गया, अब मरो। पर बैक सोयोक पीछे पीछे हटने का ट्राई कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम तो इंसान ही नहीं हो। वहीं तलवार इससे पहले गिर पाती ह्योल उसका हाथ पकड़ लेता है तो सोलवा कन्फ्यूजन से ह्योल की ओर मुड़ती है। बैक सोयोक उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि अरे हाँ, तुम क्यों मारोगी मुझे? जहर तो मैंने इस ह्योल के दिल में लगाया था ना, क्योंकि एक सच बात बताऊं, तुम्हें वो जहर मैंने ही पिलाया था। कितनी अच्छी बात है ना? लेकिन तभी ह्योल अचानक से झुककर बैक सोयोक को इज्जत दिखाता है और अपने बारे में बताता है कि जी, मेरा नाम ह्योल है, मेरा परिवार बहुत ही साधारण था, मेरा जन्म बैक सोयोक के एक बहुत ही छोटे से गांव में हुआ था। हाँ माना, मेरा कोई वैसे बड़ा नाम नहीं है, पर यूं का गांव में मेरा एक छोटा सा घर जरूर है। पर बैक सोयोक ये सब सुनकर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है ह्योल से कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? पर ह्योल आगे कहता है कि मेरी महीने की कमाई वैसे तो 200 येन है और अगर मेहनत करूं तो इससे भी ज्यादा। माना मेरे पास कुछ खास कीमती तो नहीं है, बट आपकी बेटी के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा सकता हूं। सोलवा ह्योल के ऐसे शब्द सुनकर शर्मा जाती है। ह्योल आगे कहता है कि मैं खास भले ना हूं, बट आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और अब मैं पूरी इज्जत के साथ सोलवा का हाथ शादी के लिए मांगता हूं। सोलवा उसके ऐसे शब्द सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही होती है और फिर धीरे से उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरने लगती है। सोलवा उसे गले लगा लेती है और ह्योल भी उसके हाथों को थाम लेता है। बैक सोयोक ये पूरा सीन देखकर भड़क उठता है और कहने लगता है कि तुम दोनों। पर वहां पर टैंक रेंग और मास्टर येंग भी ये देखते देखते मुस्कुराने लगते हैं। टैंक रेंग हंसते हंसते बैक सोयोक से कहने लगती है कि तुम अपने दामाद को तो नहीं मारोगे, है ना? मास्टर येंग भी हाथ फोल्ड करके कहते हैं कि सही कहा, बेटी के ससुराल में ऐसे ही मारकाट करना अच्छा नहीं होता। बैक सोयोक घबरा के चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? टैंक रेंग अब एक शरारती मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है और कहती है बैक सोयोक से कि तुमने कभी लीवर स्टोन्स के बारे में सुना है? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और हाँ, एक छोटी सी बात बतानी थी, कल इस सीरीज का नया वीडियो आने की संभावना नहीं है क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल पर एक नई सीरीज की शुरुआत करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कल भी इसी सीरीज का अगला पार्ट आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ज़्यादातर लोगों की यही डिमांड रही तो मैं इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। वैसे उस नई सीरीज का पहला वीडियो मैं पहले ही तैयार कर चुका हूं, इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे दूसरे चैनल ऑफिशियल विशाल 2 को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पर मैं नई सीरीज की शुरुआत करने वाला हूं। फिलहाल उस चैनल पर 3 वीडियो अपलोड हैं तो उन्हें भी एक बार ज़रूर देखिए। अगर आपका सपोर्ट मिला तो वहां भी लगातार नई नई सीरीज लेकर आता रहूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।